हेलो दोस्तों, शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है आपका क्लास 10 का साइंस में फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है और इसमें जो आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें आपको प्रकाश के बारे में जानकारी लेनी है और प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं, जैसे परावर्तन की घटनाएं और अपवर्तन की घटनाएं, इन दोनों के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ने से पहले आप सबसे पहले यहाँ पे ये जान लीजिए कि प्रकाश क्या चीज़ होती है, क्योंकि प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जो हमको डेली देखने को मिलती है, चाहे रात हो या दिन हो। किसी न किसी काम को करने के लिए आपको प्रकाश की ज़रूरत होती है। बिना प्रकाश के ना तो आप चीज़ों को देख पाएंगे और ना ही कोई काम आप कर सकते हैं। तो प्रकाश जो है हमारी जीवन का एक अहम हिस्सा है, अहम रोल प्ले करता है हमारी दैनिक जीवन में। ठीक है, तो आइए टॉपिक पर पहुंचते हैं। सबसे पहले तो जानकारी लेनी है प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? ठीक है, प्रकाश, तो अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है। अब दृश्य संवेदना उत्पन्न करने का मतलब क्या है कि जब तक किसी भी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ती है तब तक हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देती। और वस्तु दिखाई किस तरीके से देती है? जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश जो है वो वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर दोबारा हमारी आँख तक पहुँचती है। जब वो प्रकाश वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख पर पहुँचती है तब जाके वो वस्तु हमको दिखाई देती है। ठीक है, तब दृश्य संवेदना का मतलब यही है, प्रकाश जो है वस्तु पर पड़ती है और वहाँ से टकराकर हमारी आंखों पर आती है, तब जाके हमें वस्तु को दिखाई देती है। और प्रकाश जो है वो स्वयं तो अदृश्य है, क्योंकि हम ऐसे लाइट को नहीं देख सकते हैं। जब वो किसी वस्तु पर पड़ती है तभी वो हम महसूस होता है कि नहीं यहाँ लाइट है या वहाँ पर प्रकाश है। ठीक है, ये जो हमारी प्रकाश है, ये प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। कैसे चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, ये इसके गुण हैं, रूप में चलती है। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, इसके अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें, तरंग दैर्ध्य, तो इसकी तरंग दैर्ध्य जो है ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इसकी तरंग दैर्ध्य, यानी लगभग हम कह सकते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये होता है इतना, ये इसकी तरंग दैर्ध्य होती है प्रकाश की। और प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो ये अब इस बात की आप पुष्टि कैसे करेंगे या इसको कैसे प्रूव करेंगे प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है? तो इसका सबसे सटीक जो आप घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सबसे सटीक उदाहरण यही है कि आप यहाँ पर कोई कैंडल ले लीजिए, मोमबत्ती। ठीक है, इसको यहाँ पे जलाइए और इसी के पास में एक दफ्ती ले लीजिए या कागज़ का कोई टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा टाइट हो, इसके बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर आप फोल्ड कर दीजिए और यहाँ पर एक पर्दा लगा लीजिए। ठीक है, तो अब देखने को ये मिलेगा कि इस होल के ठीक सामने यानी यहाँ पे हमें प्रकाश जो है दिखाई पड़ेगी। तो यानी प्रकाश जो है इसी होल के बिल्कुल ठीक सामने, बिल्कुल सीधी रेखा में यहीं पर जो है दिखेगी, इधर उधर नहीं। इससे इस बात की पुष्टि होती है या प्रूफ होता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रकाश के बारे में। अब जो हमें पढ़ना है, जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हेडिंग डालो प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश जो है किसी चिकने या चमकदार सतह पर गिरता है, ठीक है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग यानी आधे से ज़्यादा भाग प्रकाश का जो है वापस टकराकर यानी इस तल से टकराकर वापस लौट जाता है। लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है प्रकाश का परावर्तन? कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर या किसी चमकदार सतह पर पड़ता है या गिरता है तो उस सतह से प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई
तल है, चिकना सतह, अब प्रकाश आया और पुनः जो है यहाँ पे टकराया और टकरा कर वापस लौट गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन यानी ये किस तरीके से परावर्तन हो रहा है, इसके क्या नियम है, बहुत पूछता है बोर्ड एग्जाम में। परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन के बेसिकली जो है आपके दो नियम है, ये दोनों नियम आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला नियम ये है, पहला नियम कि आपतित किरण यानी जो किरण आके गिरती है इस पर, इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और टकराकर जो वापस जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर प्रकाश आकर गिरती है इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये जो आपतन बिंदु है यहाँ पर बिल्कुल 90 अंश का कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे, इसको बोलेंगे अभिलंब। ये कौन सी रेखा हो गई हमारी? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ पर हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। अगर दूसरे नियम की बात करें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम है, यानी अभिलंब से किस कोण पर ये आ रहा है उसी ही कोण पर ये परावर्तित होता है। आपतन कोण को बोलते हैं आई और परावर्तन कोण को बोलते हैं आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपतन कोण, आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये आपका दूसरा नियम है। तो ये परावर्तन के नियम है। ठीक है, दोनों नियम बिल्कुल क्लियर हुए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है? तो अगर गोलीय दर्पण की बात किया जाए तो गोलीय दर्पण की परिभाषा यह है कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का, जैसे मान लीजिए ये कांच का कोई खोखला गोला है। ठीक है, इससे एक पार्ट हमने काट लिया, ये इतना ऐसा। तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग है। ठीक है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग है जिसके एक तल को परावर्तक तल बना देते हैं और दूसरे तल को क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा दर्पण बनता है वो हमारा क्या हो जाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, और गोलीय दर्पण जो है टोटली दो टाइप के होते हैं। दो टाइप हमें पढ़ने, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो परिभाषा क्लियर होगी गोलीय दर्पण की। एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग है जिसका एक भाग पेंट किया होता है और दूसरा भाग परावर्तक तल के रूप में और परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये जो है आपके दो टाइप के होते हैं। पहला जो है ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दूसरा जो है वो अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण। तो परिभाषा दोनों इन दर्पणों को भी देख लीजिए। पहला जो है उत्तल दर्पण, इसको भी देखिए, क्लियर कर देते हैं आपके उत्तल दर्पण को भी। पहला जो है आपका उत्तल दर्पण। अब ये दर्पण जो आपके दो प्रकार के होते हैं, ये बेसिकली जो है पॉलिश पर डिपेंड करते हैं। अब जैसे ये इसका कटा हुआ भाग हमने ये प्राप्त किया था, अब इसको हम दो तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। एक तो इधर भी कर सकते हैं, एक इधर भी पॉलिश कर सकते हैं। इधर पॉलिश कर देंगे तो क्या बनेगा और इधर पॉलिश कर देंगे तब क्या बनेंगे। अगर मान लीजिए इसके हम गहरे हुए भाग को पेंट कर देते हैं। ठीक है, एक धंसा हुआ भाग देख रहे हैं आप, इसको क्या किया गया? पेंट कर दिया गया। और इसका उभरा हुआ भाग ये जो है क्या हो गया?
परावर्तक पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, और ये अंदर का भाग पॉलिश कर दिया गया। तो ये जो दर्पण बनेगा ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या हुई कि जब किसी कांच के खोखले भाग के गहरे हुए भाग को, ठीक है, कांच के खोखले टुकड़े के गहरे हुए भाग को हम पेंट कर देते हैं और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है, तो इस प्रकार से प्राप्त दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। और इसी को अगर आप उभरे हुए भाग पर पेंट कर देते हैं और धंसा हुआ भाग आपका जो है परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, दोनों की परिभाषा क्लियर हो गई। जब कांच के खोखले भाग को हम क्या करते हैं? उभरे हुए भाग पर पेंट कर देते हैं और गहरा भाग यानी धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है, तो इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये हो गई आपके दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब दर्पण से संबंधित कुछ और परिभाषाएं हैं, कुछ यह कह सकते हैं पॉइंट्स हैं, जिनको आप बेसिकली अच्छे से आपको तैयार होना पड़ेगा या उसको तैयार करना पड़ेगा, और वही पॉइंट्स आपके आगे काम आएंगे। ठीक है, ये परिभाषा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, तो हम बात करते हैं दर्पण के ध्रुव की। ठीक है, या दर्पण के वक्रता केंद्र की। सबसे पहले जो पॉइंट है वो बात कर लेते हैं वक्रता केंद्र की। ठीक है, तो हेडिंग बनेगी दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उसमें पहला है वक्रता केंद्र। क्या बनेगा? वक्रता केंद्र। अब देखो वक्रता केंद्र क्या चीज़ है, काफ़ी ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य बिंदु, मुख्य फोकस, ये सारी चीज़ें जो है आपके अगर तैयार हैं, तो आपको जो किरण आरेख खींचना या डायग्राम बनाना है वो काफ़ी ईजी से आप बना सकते हैं, यानी उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। वक्रता केंद्र, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, तो इस दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है? अब ये दर्पण हमने लिया कहाँ से? इस कांच के इस गोले से लिया गया। अब इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। तो इसको परिभाषा में कैसे बनाएंगे कि किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र वह बिंदु है, ठीक है, जिस बिंदु को केंद्र मानकर ये दर्पण बनाया गया। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं किसी खोखले गोले के केंद्र को, ठीक है, खोखले गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं? उस खोखले गोले से प्राप्त जो हमारा गोलीय दर्पण है उसकी वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और अगर इजी जाए और इजी भाषा, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को हम उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब इससे इजी डेफिनेशन आपको बुक में भी नहीं मिलेगी। ये काफ़ी इजी डेफिनेशन है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया? अब वक्रता केंद्र हो गया, तो अब बात कर लेते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या की बात करें तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को, अब इसकी त्रिज्या ये होगी, उस खोखले गोले की त्रिज्या को उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन ही बनेगी, केवल जहाँ पर वक्रता केंद्र की बात की गई वहाँ पर आप चेंज कर देंगे वक्रता त्रिज्या। चलिए राइट भी कर देते हैं। ठीक है, देखिए वक्रता केंद्र की परिभाषा मैंने लिख दी। अब वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखनी होगी तो क्या करना? सारे डेफिनेशन वही है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र की जगह आप त्रिज्या कर देंगे। उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। केंद्र की जगह हमें क्या कर देना है? त्रिज्या कर देना। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वह है ध्रुव। क्या है? ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु कहाँ? ये है, इसी को क्या बोलते हैं? P, इसको P से डिनोट करते हैं। ये दर्पण का क्या होता है? ध्रुव होता है। तो ध्रुव की परिभाषा क्या है? ध्रुव
तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव की परिभाषा है। अब आगे जो है कुछ परिभाषाएं हैं और वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव, ये तीनों परिभाषाएं आप अच्छे से तैयार करिए। आगे की जो डेफिनेशन है वो कल के वीडियो लेक्चर में जो है क्लियर करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।